तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो कल 1 मार्च को अपना फिजिक्स के पेपर आपको देने जाना है, जिसके लिए आज का ये दिन आपके लिए था, लेकिन आधा दिन आपका समाप्त हो चुका है। अब आपके पास केवल और केवल आधे दिन और एक रात का समय बचा है। पूरी बुक आपकी खत्म करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताने वाले हैं गारंटी के साथ कहते हैं कि 27 नहीं 1 मार्च को ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, जिसके लिए आज के दिन ही आपके लिए बचा है। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये प्रश्न लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। देखिए स्वप्रेरण गुणांक यानी स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यही घटनाक्रम स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है क्षेत्रफल सदिश तथा इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भाषा में हम इन सबको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो आपको बताना है कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है या फिर आधारित है। ठीक है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, और देखिए लेंज का नियम लिखिए तो आपको बताना है कि लेंज का क्या नियम है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा, ठीक है, धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, यही घटना क्या कहलाती है, लेंज का नियम कहलाती है। यही घटना या फिर यही प्रक्रिया एक लेंज का नियम कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले इसमें लिखना है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तब परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, वाटहीन धारा जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तब परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। उसके बाद देखिए एलसीआर परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए या फिर प्राप्त कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक इसका हो जाएगा cos फाई इजिकल टू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जहां आर क्या है, आर प्रतिरोध है और एक्सएल प्रेरकीय प्रतिघात है और एक्ससी जो है वह दार्तीय प्रतिघात है। ठीक है, तो आपको यही सब चीजें इसमें लिखनी है कि एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है। सबसे पहले cos फाई बराबर लिखना है आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर आर क्या है, प्रतिरोध है और एक्सएल है जो प्रेरकीय प्रतिघात है और एक्ससी धार्तीय प्रतिघात है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है, यानी आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ रहे हैं, यहां पर E बराबर हो जाएगा F अपान Q0 या फिर Q0 आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाया जाता है और E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, F अपान Q0। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य के तरंगों के नाम लिखिए। यानी आपको इसमें ये बताना है कि ना कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वह कौन सी तरंग है और जो सबसे कम है वो कौन सी तरंग है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली तरंग रेडियो तरंगे हैं और उसके बाद सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंग गामा तरंगे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, यहां पर कहा क्या जा रहा है, वैद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसकी स्पेक्ट्रम की आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले उस आवृत्ति को लिखेंगे जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे
रेडियो तरंग है, उसके बाद उससे कम जो है वो माइक्रो तरंग है, फिर उससे कम अवरक्त अभिकरण है, फिर उससे कम जो है वह दृश्य विकिरण है, फिर पराबैंगनी किरण है, फिर यक्स किरणें और सबसे कम जो है वह गामा किरणें हैं। ठीक है, और देखिए पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग बताइए, यानी पराबैंगनी किरणों को के दो इस्तेमाल बनाना है कि कहां पर इसका यूज होता है। तो सबसे पहला जो यूज है नकली दस्तावेजों में। ठीक है, अगर कोई नकली दस्तावेज आता है तो उसके पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है। और उसके बाद देखिए अंगुलियों के निशानों का पता लगाने पर, जहां कहीं पर भी अंगुलियों के निशान होते हैं तो वैसे नहीं देखते नॉर्मली। ठीक है, तो उन्हें देखने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव की आंख का रेटिना के कार्य का उल्लेख कीजिए, यानी जो हमारी आंख है उस आंख का जो रेटिना वाला पार्ट ना उसका क्या कार्य है यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये प्रकाश सिराओं का एक पर्दा होता है। जो हमारी आंखों का रेटिना है ये प्रकाश सिराओं का एक पर्दा होता है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अब जैसे यहां पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका दिमाग, उसको हमारी आंख सबसे पहले क्या करेगी, उसको सबसे पहले देखेगी, फिर हमारे दिमाग को बताएगी कि यही चीज है। जैसे यहां पर एक कलम है, अब इस कलम को सबसे पहले हमारी आंख ने देखा, फिर इस हमारी आंख ने क्या किया, दिमाग को बताया कि ये एक कलम है नीले रंग की या फिर काले रंग की। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। और उसके बाद देखिए प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है इसको आपको बताना है। अब देखिए सिंपल सा है, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यही प्रक्रिया प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश का उत्सर्जन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब आपको बताना है कि प्रकाश का उत्सर्जन और प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन और तथा प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति से प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है, यानी यहाँ पर क्या है, एक निश्चित आवृत्ति से, यानी एक निश्चित, जैसे यहाँ पर 10 तरंगे जा रही हैं तो उससे अधिक, जैसे यहाँ पर 15-20 तरंगे जब भेजी जाएंगी, आपतित किया जाएगा तो वहां पर धातु का उत्सर्जन होता है और इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उसके बाद देखिए बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। जो बामर श्रेणी है उस श्रेणी की न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य है वह कितनी है, तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा न्यूनतम बराबर 4/r। ये क्या है, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल कण तथा प्रतिकण से आप क्या समझते हैं। तो यहां पर मूल कण हो जाएगा वे कण जिनका निर्माण अन्य कणों से नहीं होता, मूल कण कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा प्रतिकण क्या है। अब देखिए ऐसे कण जो एक दूसरे से मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे कणों को क्या कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया जैसे पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय बल का अर्थ लिखिए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है कि नाभिकीय बल क्या होता है। देखिए किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रहते हैं, यानी आपस में रोक कर रहते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। नाभिकीय बल क्या है, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित ऐसे बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रहते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर लिखिए। आपको बताना है कि समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि संभारिकों में परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। यानी आपको लिखना है समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं, जबकि संभारिकों में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। दोस्तों उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने बहुत ही आसान भाषा में लिख रखा है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो नाभिक न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी नाभिक की बंधन
बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अस्थायी होगा। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी ऊर्जा बंधन ऊर्जा वो है जो न्यूक्लियनों को परस्पर जोड़े रखती है, जोड़ अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। लेकिन किसी भी, और यहाँ पर एक बात है, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही मजबूत होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो विखंडन का अर्थ होता है दोस्तों टूट टूट कर अलग होना। तो सिंपल से इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो वहाँ नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उसके बाद देखिए ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। यानी ठोस में ऐसे कौन से बैंड हैं जो उपस्थित होते हैं उसको आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हो गया चालन बैंड और दूसरा हो जाएगा संयोजी बैंड। तो यहाँ आपको लिखना है चालन बैंड तथा संयोजी बैंड ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड है, ठीक है। तो उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। यानी स्थिर विद्युतिकी में गॉस ने ऐसा कौन सा नियम लिख दिया उसको आपको बताना है। तो गॉस के नियमानुसार यानी गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई इजिकल टू Q/ε0, जहां ε0 क्या है, निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज गलती हो गई, यहाँ पर दिक्पात कोण की परिभाषा हमने लिखा है, हमने गलती से यहाँ पर लिख दिया चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना है दिक्पात कोण की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर लिखना है किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। बात मेरी समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है ना, इन सभी को आप तैयार करके जाइए। जितने भी अति लघु उत्तरीय 1 नंबर वाले और लघु उत्तरीय 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहीं से लगभग पूछा जाएगा। तो आपको आज दिन भर का आधा दिन तो समाप्त हो गया, अब आपके पास समझ लीजिए केवल 1 रात का समय बचा। तो आज की रात इस सब क्वेश्चन को तैयार करके जाना, ताकि आप कल आपका 1 मार्च को आपका पेपर है, पूरा बेस्ट पेपर जाए, ठीक है। तो देर किस बात की, इस क्वेश्चन को अगर आपको तैयार हो ही गया होगा वीडियो देखते देखते, अगर नहीं तैयार हुआ तो दोबारा आप वीडियो देख लेना, अच्छे से ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि 1-2 लाइन के क्वेश्चन है, इसे आप अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपको बहुत ही आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। पर अगला क्वेश्चन जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो विखंडन का अर्थ आप लोग जानते होंगे, विखंडन का मतलब होता है टूट टूट कर अलग होना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल ऐसा आंसर है इसका। उसके बाद देखिए ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ठोसों में 2 ही बैंड ज्यादातर उपस्थित होते हैं। पहला बैंड हो जाएगा चालन बैंड और दूसरा बैंड हो जाएगा संयोजी बैंड। तो चालन बैंड तथा संयोजी बैंड ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, मूल लॉजिक गेटों के नाम लिखिए। तो मूल लॉजिक गेटों के नाम, सबसे पहला नाम है OR, उसके बाद AND एंड हो जाएगा और दूसरा नॉट गेट, ठीक है। तो R एंड तथा नॉट गेट मूल लॉजिक गेट है, ठीक है। उसके बाद R गेट का तर्क प्रतीक दीजिए। तो R गेट जो होता है, R गेट का प्रतीक कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए A, B और Y 3 कोर इसमें होते हैं। तो पहला हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, फिर उसके बाद
साथ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा ए, दूसरा बी और तीसरा वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए, यानी इसमें एंड गेट किस प्रकार से होता है इसका आपको फिगर बनाना है, ठीक है। तो एंड गेट का प्रतीक इस तरह से हो जाएगा, फिर इसका फिगर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरह से ए बी वाई, इसमें भी 3 सिरे होते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालॉग सिग्नल तथा एनालॉग परिपथ क्या है। तो वे परिपथ जिनमें वोल्टेज समय के साथ बदलता रहता है एनालॉग परिपथ कहलाता है, और ऐसे वोल्टेज को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हम लेकर आए थे, बहुत ही सिंपल से आंसर में हमने बताया, और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल इनमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थिर विद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, यानी गॉस का नियम आपको बताना है कि गॉस का नियम किस तरह से कार्य करता है। तो गॉस के नियमानुसार, यानी गॉस के नियम के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इजिकल टू Q/ε0, जहां E0 जो क्या है, ε0 है निर्वात या वायु की वैद्यशीलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए, यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों दिक्पात कोण की परिभाषा लिखना था। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दिक्पात कोण की परिभाषा हमने गलती से यहाँ पर चुंबकीय याम्योत्तर लिख दिया, ठीक है। तो दिक्पात कोण आप देख सकते हैं, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दिक्पात कोण। उसके बाद देखिए चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखना है। अब यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करके जरूर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है दोस्तों, यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए, यानी किसी मोटी धातु को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील यानी चलाया जाए, तो प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और उनका आंसर बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है। इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करना, और जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।